साल 2050 400 मिलियन लोगों का समंदर एशिया के एक मुल्क में इकट्ठा हुआ है। क्या ये मुल्क इन लोगों के वजन से तबाह हो जाएगा या फिर बच जाएगा? इसका जवाब आज से 25 साल पहले मिलेगा। साल 1947। नो पावर कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। साल 2024। क्या मोहम्मद अली जिन्ना का ये बयान कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती 2050 तक कायम रहेगा या ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? इकोनॉमी का मसला, क्लाइमेट चेंज का मसला, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग का मसला, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाने का मसला। एक ही वक्त में हजारों अजाबों से गुजरता हुआ ये मुल्क 2050 तक बेहतर होगा भी या नहीं, ये और बहुत सारे और सवाल जानेंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। इस डॉक्यूमेंट्री के मैं कुल मिला के 2 हिस्से करूंगा। पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि अगर हमारी कौम और हमारे मुल्क ने अपनी आदतें ना बदली, मुनासिब चेंजेस ना किए, तो इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा। और दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि अगर इस मुल्क ने अपनी हालत बदल ली, इस कौम ने अपनी आदतें चेंज कर ली, तब इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा। 150 मिलियन 150 मिलियन लोग एक नए मुल्क में अपनी फसलें, अपने घर और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार भी छोड़कर चले आ रहे हैं। ये अपने जिगर का खून इस सफर में, इस हिजरत में दे रहे हैं। न जाने कितने लोगों की माओं बहनों को बेदर्दी से कत्ल करके खून में रंग दिया गया है। ये सब इतनी कुर्बानी एक नए मुल्क में बेहतर मुस्तकबिल की तलाश और आज़ादी के लिए आ रहे हैं। ये 1947 का दौर है जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो रहे थे। ये लोग इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने जानी नुकसान के बाद जब इस मुल्क में पहुंचे, तो आज इतने सालों बाद इनको इसका क्या सिला मिला? मुफलिसी और गरीबी। मुस्लिम लीग ने कायदे आज़म की मदद से एक नया मुल्क बना तो लिया, लेकिन शायद वो इसको चला नहीं पाए। 1948 में कायदे आज़म की एम्बुलेंस रुकने के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना की सांसें भी रुक गई। और फिर 1951 में कायदे आज़म के राइट हैंड लियाकत अली खान को भी खून से लहूलुहान कर दिया गया। जहां इंडिया में नेहरू, गांधी और बोस जैसे काबिल सियासतदानों ने 2 साल में ही इंडिया का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लेकिन पाकिस्तान का पहला आइन बनने में 8 साल लग गए। कई मार्शल लॉज और 4 जंगें लड़ने के बाद आज ये मुल्क इस हाल में खड़ा है कि नौजवान या तो इससे मायूस हैं या फिर ये मुल्क छोड़कर चले जाना चाहते हैं। ये नौजवान जो किसी भी मुल्क की ताकत होते हैं, ये अपने ही मुल्क से बेजार हैं। यकीन करें, ये वही मुल्क है जो कई साल पहले जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा देता रहा है। गोया पाकिस्तान मेरे कानों में आकर सरगोशी करता है। बूहे बंद ते कंधा उचियां, उत्ते कच दे टोटे लाए सन, मैं की जाना लुटन वाले केड़े पासेओं आए सन। आज की डेट में 24 करोड़ लोग इस मुल्क में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस रेट पर आबादी बढ़ रही है, अगर इसी रेट पर बढ़ती रही तो 2050 में कुल मिला के 38 से 42 करोड़ पाकिस्तानी इस दुनिया में मौजूद होंगे। पाकिस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका होगा। पाकिस्तान आज भी वाटर शॉर्टेज में दुनिया में 14वें नंबर पर है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब यहाँ आएगी तो पानी की शॉर्टेज और कमी इतनी बढ़ जाएगी कि शायद टूटियां वीरान हो जाएं और पीने को दूर दूर कहीं पानी ना मिले। एक ऐसा मुल्क जहाँ पानी सोने के भाव मिलता हो, वहाँ भला कौन रहना चाहेगा? 2022 में पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट
5.55% था, जबकि बांग्लादेश में ये रेट 5.2% था और अगर इंडिया में देखा जाए तो ये रेट 3.2% था। यानी पाकिस्तान में आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं। अगर हम नई जॉब्स पैदा नहीं करेंगे, नए सेक्टर्स में तरक्की नहीं करेंगे तो 2050 तक ये वैल्यू 10 से 15% तक चली जाएगी। पाकिस्तान की जब 10 से 15% यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयड होंगे तो ये इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए टाइम बॉम्ब साबित होगा और मुल्क की इकोनॉमी को अंधा नुकसान पहुंचेगा। वेनेजुएला, जिसके अपने ऑयल रिजर्व्स भी हैं, वहाँ करप्शन, मिसमैनेजमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तबाही फैली और करोड़ों लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए। Just this past December, encounters at the border reached a record high. One of the largest groups, Venezuelans, crossing over more times last year than any other on record, many seeking asylum. आज पाकिस्तान को भी इसी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट धूप में जलता मरता और सर्दी में ठरता हुआ किसान करता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, लेकिन हमने इस एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए आज तक कोई डैम नहीं बनाए। कुछ लोग आए थे और डैम बनाने के ख्वाब भी दिखाए थे, लेकिन हमारे 10-10 रुपए लेकर फरार हो गए। पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज का सामना है। अगर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो पानी का जो सैलाब आएगा उसको रोकने के लिए कोई निज़ाम हमारे पास नहीं है। ये पानी के रेले जो फसलों के ऊपर से गुजरेंगे तो गोया किसान की छाती चीरते हुए गुजर जाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। डैम ना होने की वजह से हम बारिश का पानी भी स्टोर नहीं कर सकते, जिससे हमें पानी की शॉर्टेज का सामना है। फ्यूचर में अगर कहत साली या ड्राउट की कंडीशंस पैदा हुई तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को शदीद नुकसान हो सकता है। ये है लाहौर, स्मोक से पहले और स्मोक के बाद। अभी लाहौर की आबादी बहुत कम है तो ये हाल है। 2050 तो क्या 2030 तक अगर यही हाल रहा तो लाहौर में कोई भी नहीं बचेगा। लाहौर के स्मोक के ऊपर मैंने डिटेल में बात इस वीडियो में की थी, आप देख सकते हैं। ये है कराची का गंदा समंदर और ये है गिलगित में मेल्ट होते हुए ग्लेशियर्स। ये बहुत सीरियस मसाइल हैं। अगर इन पर काबू ना पाया गया तो हमें फ्यूचर में एग्रीकल्चरल आउटपुट में 20% तक नुकसान होगा। लाहौर और कराची में चमड़ी जला देने वाली क़यामत खेज हवाएं चलेंगी जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ग्लेशियर्स पिघलने से कराची में मौजूद समंदर में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। कराची की साहिल का ज़्यादातर हिस्सा पानी के नीचे चला जाएगा। पाकिस्तान की जीडीपी आज $338.2 बिलियन है। अगर इस रुझान को डिटेल में स्टडी किया जाए तो 2050 तक ये इकोनॉमी और ये जीडीपी तकरीबन $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। पड़ोसी मुल्क भारत को देखा जाए तो 2050 में उसकी जीडीपी $30 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन होगी और बांग्लादेश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से हम अपने कौम के हालात को क्या ही बेहतर करेंगे। पंजाब के 70% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट या पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि एक टीचर के ऊपर 80 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास टीचर्स को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं हैं। यहाँ तक कि हम इन बच्चों को सहूलियात के तौर पर कुछ भी नहीं देते। क्लास में यूज होने वाला डस्टर भी बच्चे खुद पैसे इकट्ठे करके लाते हैं। अगर यही हाल रहा तो 2050 तक पाकिस्तान अपनी कौम को ना तो एजुकेशन दे पाएगा, ना हेल्थ दे पाएगा और ना ही इंसाफ फराहम कर पाएगा। मसले तो और भी बहुत हैं, लेकिन फिलहाल इन मसलों के सल्यूशंस की बात करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि बेशक हमने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद अपनी हालत ना बदले। हमारी कौम सोचती है कि कोई फरिश्ता आएगा और हमारे हालात बेहतर कर देगा। हम आसानी तलाश करने वाली कौम हैं। हम यूरोप को आइडियलाइज तो करते हैं, लेकिन उनकी तरह मेहनत नहीं करना चाहते। अगर हम अपनी हरकतें, अपनी आदतें और अपने रवैये ठीक कर लें
चेंज कर लें तो ये जो हालात मैंने पहले बताए हैं ये अवॉइड भी किए जा सकते हैं। किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत उसकी यूथ, उसके नौजवान होते हैं। पाकिस्तान में इस नेमत की भरमार है। पाकिस्तान की आबादी का 64% हिस्सा यूथ है, नौजवान है। अगर इन नौजवानों को प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर स्किल्स जैसे कि स्मार्ट कोर्सेज सिखाए जाएं तो ये लोग जीडीपी में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। एक स्टडी शो करती है कि अगर हम अपने एजुकेशन में 10% इन्वेस्ट करें तो हमारी जीडीपी में 0.7% का इंक्रीज आता है। 1950 की दहाई में एशिया का एक गरीब मुल्क साउथ कोरिया, उसने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और आज वो मुल्क काफ़ी तरक्की याफ्ता बन चुका है। हम पाकिस्तान में भी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके पाकिस्तान को तरक्की दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे नौजवानों को होश करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या, हमारी कौम के लड़के तो इंस्टाग्राम पे मस्तूरात देखना पसंद करते हैं और ख़वातीन तो बीटीएस आर्मी ही बनने चली हैं। इंसान बन जाओ पुत्रों सारे। पाकिस्तान में सी पैक, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी हमारी जीडीपी को और हमारी इकोनॉमी को बहुत हद तक सपोर्ट करेगा, लेकिन ज़रूरत पढ़े लिखे लीडर्स की है जो कि फाइनेंस भी समझते हों और ठीक वक्त पे ठीक फैसले भी ले सकते हों। पाकिस्तान के हालात तो ये हैं कि ना तो हमें गवर्नमेंट का कोई भरोसा होता है और ना ही उनके प्रोजेक्ट्स का। अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाती भी है तो वो जो 4 साल चलते हैं या 4 साल में मुकम्मल हो जाते हैं। हम किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जैसे कि डैम बनाना, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाना, कराची की पोर्ट को डेवलप करना, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करना चाहते। जब तक हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमारे सामने चाइना, जापान और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लेकर चलते हैं और फिर फ्यूचर में उनको फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में बिजली की भी बहुत शॉर्टेज है। अगर हमें इसको बेहतर करना है तो सबसे पहले डैम्स बनाने होंगे और वो जो अंकल हमारे 10-10 रुपए लेकर भागे थे, पहले उनसे हमें अपने पैसे वापस लेने होंगे। जब हम डैम्स बनाएंगे तो पानी के ज़रिए सस्ती बिजली पैदा करेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज कम हो जाएगी। हम इंडिया की तरह सोलर पावर प्लांट्स बना सकते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बिजली पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान भी चाइना की तरह तरक्की कर सकता है। चाइना की हालत भी आज से 100-200 साल पहले हमारे जैसी ही थी, बल्कि इससे भी बदतर। वहाँ की ज़्यादातर नौजवान नस्ल नशों में गुम थी, लेकिन हमारे हालात तो उस ज़माने के चाइना से काफ़ी बेहतर हैं। अगर हम आज वो स्टेप्स लें जो चाइना ने 100-200 साल पहले लिए थे तो हम भी शायद आने वाले 50-60 सालों में कुछ तरक्की कर जाएं। जो भी हो, आखिर फैसला हमारा है। हमें एक तबाह हाल पाकिस्तान चाहिए या एक ख्वाबों का पाकिस्तान, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। चेंज योरसेल्फ, सेव पाकिस्तान। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।